नमस्ते क्लास। फिर फटाफट एक नया वीडियो लेके आए हैं क्लास 9th सेल। जो भी नए स्टूडेंट हैं जो आज यह वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो पहले बना के रखे हुए हैं। जो बच्चे शुरुआत से वीडियो को कंटिन्यू देखते चले आ रहे हैं उनके लिए सजेशन, अ पीस ऑफ सजेशन कि उन्हें हर वीडियो का एक नोट्स बनाना चाहिए और जब भी नया वीडियो देखने बैठते हैं तो उसके पहले अपने नोट्स को बाकायदा एक बार देख लेंगे। उससे हम और आप काफ़ी कनेक्टेड रहेंगे और बातें आगे बढ़ेंगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लासेस में चैप्टर चल रहा है क्या? सेल, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल चल रहा है। हम सिर्फ एक हेडिंग की बात करें तो व्हाट इज़ सेल आपने पढ़ लिया। आपने पढ़ा सेल की डाइवर्सिटी, आपने पढ़ा सेल का थ्योरी, आपने पढ़ा सेल का टाइप की बात जब करते हैं तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक करके दो टाइप आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में आपने डायग्राम बनाकर बहुत सारा वर्ड उसी में डाल दिया। शुरुआत से कहते चले आ रहे हैं कि आपको एक डेफिनेशन बनाना चाहिए। हर एक जहाँ पर भी हम पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, हम आपको फ्लो चार्ट में पढ़ा रहे हैं, लाइन लाइन ड्रॉ करके पढ़ा रहे हैं। तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप उसे छोटा छोटा डेफिनेशन बना लें ताकि एग्ज़ाम में कभी सवाल पूछा जाए, सामने से कोई सवाल पूछे तो आप कुछ 2 लाइन या 3 लाइन का एक आंसर दे सकते हो। डन। और आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक के बाद जब यूकैरियोटिक स्टार्ट किया गया तो यूकैरियोटिक में आपको बताए गए सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट किया गया है। फिर याद दिलाते हैं, कई बार कहे हैं हम मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन किसी का भी हो सकता है, इवन प्रोकैरियोटिक सेल का भी सेल मेम्ब्रेन ही है। तो हम हर एक मेम्ब्रेन के बारे में 2 बात पढ़ रहे हैं। पूरा सिलेबस सेल के डेफिनेशन से डिसाइडेड है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमें पढ़ना बस स्ट्रक्चर है, मतलब दिखता कैसा है, किससे बना है, टाइप ऑफ बात, और फंक्शन करता क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में पता चला कि प्रोटीन, लिपिड एक तरह का फैट भी होता है और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना हुआ है। ठीक, नो प्रॉब्लम, आसान बात है। ठीक, और ये किस प्रकार से मिलकर बने हैं तो उसके लिए फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है आपके सामने। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में लिपिड का एक फ्लूइड है और उसमें प्रोटीन फ्लोट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट रिकॉग्निशंस के लिए एक्सटीरियर पार्ट की तरफ लगे हुए हैं। डन। मॉडल है, एग्जैक्ट नहीं है। इस मॉडल के थ्रू काफ़ी सारे फंक्शंस को क्लियर कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम फंक्शन की बात करते हैं तो सेपरेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट सेल मेम्ब्रेन तो करता ही है। शेप प्रोवाइड करना भी सेल मेम्ब्रेन करता ही है। सेल मेम्ब्रेन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी बन सकता है, जैसे आपने प्रोकैरियोटिक में मीजोजोम को देख लिया। ठीक, कल को फ्लैजिला, सिलिया वहीं से निकलने वाला है। सेल मेम्ब्रेन कहीं एक्सटेंडेड पार्ट हैं वो सब, नो प्रॉब्लम। मेन रूप से फंक्शन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन है। मेन रूप से ट्रांसपोर्ट करता है। सेल के अंदर कौन जाएगा, कौन बाहर आएगा। हमारा सेल का मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब हो गया आर पार होने की एबिलिटी, परमिएबिलिटी, और सेलेक्टिव कह दिए तो चुन चुन कर किसी सब्सटेंस को आर पार कराएगा। ठीक, कैसे करता है ये आपका दिमाग नहीं समझ पाएगा, आप समझिए बस इतना करता है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चला पढ़ने के कंसेप्ट में कि 2 तरह का होता है ट्रांसपोर्टेशन। एक होता है पैसिव और दूसरा होता है एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट को में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस फ्रॉम हाई टू लो मूव कर जाता है। आसान बात। ठीक, उसको करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। छत पर से किसी चीज़ को नीचे गिराना हो तो उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। आसान बात है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं
तो क्या कह सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लो से हाई, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको सोडियम पोटासियम पंप के बारे में बात कर लिया गया। ठीक, तो सोडियम पोटासियम पंप सेल मेम्ब्रेन पे काम करता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अच्छे अच्छे वर्ड बोल रहे हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर में डिफरेंस होगा। नो प्रॉब्लम। हम वापस पैसिव की तरफ जाते हैं, तो पैसिव को डिफ्यूजन भी कहा गया है। और पैसिव में अगर स्पेशल टाइप की बात कर लें, डिफ्यूजन का स्पेशल टाइप की बात कर लें, आप वाटर के मूवमेंट के बारे में बात करें तो आपको वर्ड ऑस्मोसिस कहना होगा। 2-3 वर्ड सुना दिए गए, एंडोसाइटोसिस या एंडोऑस्मोसिस, मतलब सेल के अंदर कुछ जा रहा है। एक्सोऑस्मोसिस या एक्सोसाइटोसिस, सेल से बाहर निकल रहा है। ये छोटे छोटे वर्ड को क्लियर करते हुए लास्ट वीडियो बनाया गया आपको, तो उसमें बताया गया कि सेल के अंदर पानी का जाना या सेल से बाहर निकलना पानी का, ये काफ़ी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो उसके लिए हमें समझना पड़ा सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वह भी एक तरह का सॉल्यूशन है। बहुत सारा चीज़ मिलकर पानी है, उसमें वाटर है, मेन रूप से आयंस हैं, शुगर है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, बहुत सारा चीज़ का वो मिक्सचर है। ठीक, सेल के अंदर का जो फ्लूइड है। और अब जब हम बाहर की बात करते हैं, सेल को कहीं रखा जाए, सेल किसी कंडीशंस में जाता है, तभी पानी लेना या छोड़ने की बात होगी। तो हमारे पास सॉल्यूशन करके वर्ड आया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन आ गए, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपर ज़्यादा है। ठीक, आसान बात है। हाइपरटोनिक मतलब ज़्यादा है हमारे पास क्या कहते हैं, सॉल्यूट। ये सिर्फ समझने की बात थी कि सॉल्यूट ज़्यादा है, लेकिन बात कंपेयर की बात है। आप जब दूसरे सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं, उस सॉल्यूशन के कंपेयर में आपके पास जो क्या कहते हैं सॉल्यूट अगर ज़्यादा है तो कह सकते हैं वो हाइपरटोनिक है और वो हाइपोटोनिक है। ठीक, अगर दोनों सॉल्यूशन में बराबर बराबर सॉल्यूट हो तो आप उसे आइसोटोनिक कहेंगे। आपको हमने 3 तरह से बता दिया। सेल को हाइपरटोनिक में रखेंगे तो एक्सोऑस्मोसिस होगा, बाहर पानी कम है, अंदर पानी ज़्यादा है, तो पानी बाहर की तरफ निकलने लगेगा और हमारा सेल श्रिंक कर जाएगा। आसान बात। फिर और आगे बढ़ते हैं, हाइपोटोनिक में डालेंगे तो सेल फूलने लगेगा पानी अंदर जाने के कारण। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात बताई गई थी कि अगर हमारा प्लांट का सेल हो और हमारा बॉडी का आरबीसी हो तो दोनों को हाइपोटोनिक में रखेंगे तो सेल फूलते 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 आरबीसी में फूट सकता है। लेकिन प्लांट का जो सेल है वो फूल कर फूटेगा नहीं, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल सेल वॉल का एक लेयर है। ठीक, तो वो उसे ब्रस्ट करने से बचा लेगा। नो प्रॉब्लम, आसान बात, सिंपल स्पष्ट बात। ठीक, और आगे बढ़ते हैं तो हाइपरटोनिक में भी डाला गया था, तो एक वर्ड प्लाज्मोलाइसिस लाया गया था कि प्लांट सेल को हाइपरटोनिक में डालेंगे तो सेल वॉल जहाँ है वहीं रहेगा, सेल मेम्ब्रेन पचक जाएगा। जैसे साइकिल पंचर हो गया तो टायर जहाँ है वहीं है, ट्यूब अंदर पचक गया है, ध्यान रहेगा। तो ऐसा ही कंडीशंस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। आसान बात है, पुराने वीडियो को देखिए। ऑनलाइन क्लासेस का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप बार बार इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आसान बात बोले हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे, ठीक, आप इतना देख चुके हैं, आप हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक में डालकर एक वर्ड टर्जिड भी सुने थे। हाइपोटोनिक में पानी घुस घुस के सेल फुल के टाइट हो जाएगा, तो टर्जिड सेल हो गया। कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, सेल को प्लाज्मोलाइज करना है, किस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो कह सकते हैं आंसर्स के रूप में क्या, आप डाल दीजिए उसे हाइपरटोनिक में। सेल को टर्जिड करना है तो हाइपोटोनिक में डाल सकते हैं। यहाँ तक आप देख चुके हैं, ध्यान से देखिएगा तो बहुत सभी बातों को ऑलमोस्ट दोहरा दिए हैं। तो आपको 5 से 7 मिनट या 8 मिनट लगता है। आप भी ये काम और फास्ट कर सकते हैं,
यानी पर डे आप क्विक रिकेप करके चलते चले जाएंगे, तो जब हम लोग चैप्टर समाप्त कर जाएंगे तो उसके बाद फिर 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी अगर ना भी देखेंगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं छपा हुआ रहेगा, किसी भी प्रकार के सवाल को हम बना देंगे। चलिए आपके नॉलेज को चेक करते हैं। अभी तक आप जो पढ़ लिए हैं, ये जो आने जाने का बात देख लिए हैं, अगर हम एक छोटा सा सवाल क्रिएट करें और आप जवाब दें, मेरा फेवरेट है, हर साल ये पूछते हैं, अगर हम एक बीच में लाइन खींच दें, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि ऑस्मोसिस का डेफिनेशन बिना सेल मेम्ब्रेन बोले पूरा नहीं होता है। तो बिना सेल मेम्ब्रेन बोले पूरा कीजिएगा भी नहीं। सिर्फ ये नहीं कहिएगा कि वाटर फ्रॉम हाई टू लो चला गया तो वो ऑस्मोसिस हो गया, नहीं, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़रूरी बात है। ठीक, अब हमारे पास हम ये बीच में सेल मेम्ब्रेन, इस तरफ एक सोल्यूशन है ए और इस तरफ एक सोल्यूशन है बी। ठीक, इधर भी सोल्यूशन है बहुत सारा है, इधर भी सोल्यूशन है बहुत सारा है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा रह जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, डायरेक्शंस ऑफ ऑस्मोसिस किधर होगा? हम आपको ऑप्शंस दे देंगे। पहला ऑप्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू ए, नॉट डिसाइडेड, बता नहीं सकते हैं, बस 3 हो जाएंगे। नो मूवमेंट, अच्छा तीसरा ऑप्शन नो मूवमेंट, नो मूवमेंट। ठीक, चौथा ऑप्शन नहीं बताएंगे सर। हालांकि अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, इस पे आप जवाब नहीं दे सकते हैं। आप यहीं पे जवाब दे दो तो दूसरा बात है, पता नहीं कि आप समझ के जवाब देने लगे। सवाल इतना से नहीं समझ में आएगा, इससे नहीं क्लियर होगा कि कहाँ से कहाँ गया। अगर हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दें इस सवाल के लिए तो कहते हैं कि ये ए की तरफ, ए का जो सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और जो बी का है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक, तो स्पष्ट है सवाल, ए एज ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सामने बोर्ड पर दिखाई भी दे रहा है। और आपसे सवाल यही पूछा गया है कि डायरेक्शंस ऑफ ऑस्मोसिस कहाँ होगा। आप अगर ये वीडियो देखते हैं, आपको ये बात समझ में आ जाता है तो आप बता सकते हैं कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा। ये ए वाला ऑप्शन है, ए से बी, और दूसरा ऑप्शन है बी से ए, और तीसरा ऑप्शन है कि देयर इज नो मूवमेंट। ठीक, नो प्रॉब्लम। तो ये बात अगर समझ गए हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा, ताकि थोड़ा हम भी तो समझें कौन कौन पढ़ रहा है, ऐसे ही पढ़ रहा है सब क्या। ठीक, तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। हम अगले वीडियो में इसके बारे में फिर बात कर लेंगे कि करेक्ट कौन था, करेक्ट कौन नहीं था। नो प्रॉब्लम, सामने है, पॉज करके बना सकते हैं। थोड़ा लाइट आ रहा है, सनलाइट, एकदम सुबह सुबह का लाइट आ रहा है। ठीक, आज काफ़ी सुबह अर्ली ही वीडियो बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक, डन, ये आप बना लीजिएगा, हम बाद में बताएंगे, अभी मेरा फेवरेट सवाल है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग के लिए समाप्त हो गया सेल मेम्ब्रेन का सारा कंसेप्ट। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर देखते हैं। तो किसी किसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक अनदर लेयर है। ये सेल है तो इसके ऊपर एक और लेयर पड़ा है। ठीक, तो इस लेयर का भी एक नाम है। तो आज हम लोग का फिर से नया कंसेप्ट क्या आता है, सेल वॉल। ठीक, तो सेल वॉल हमारा एक नया कंसेप्ट के रूप में आ रहा है। ठीक, सेल वॉल के बारे में हम की पॉइंट समझिएगा, हम सिर्फ की पॉइंट लिखेंगे, सेंटेंस बनाना आपका काम है। रिजिड, काफ़ी स्ट्रांग, जस्ट लाइक ए टायर। हमेशा सेल वॉल समझना है तो साइकिल का टायर समझो और ट्यूब को सेल मेम्ब्रेन समझिएगा। नो प्रॉब्लम। ठीक, तो टायर की बात करते हैं। टायर रिजिड होता है, स्ट्रांग होता है, इलास्टिक भी होता है, सेमी इलास्टिक कर सकते हैं, सेमी इलास्टिक होता है। ठीक, और टायर का काम क्या हो सकता है, सपोर्टिव हो सकते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव हो सकता है, ऐसा करे कुछ बहुत सारा हो सकता है। ठीक, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये नॉन लिविंग है।
सेल मेम्ब्रेन बहुत ही कम कंपोनेंट है हमारे सेल के अंदर जो नॉन लिविंग है। तो ये काफ़ी क्वेश्चनेबल पॉइंट बन जाता है कि कौन लिविंग और कौन नॉन लिविंग है। तो ध्यान रखिएगा, सेल वॉल नॉन लिविंग कंपोनेंट है, उससे आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, सर बाप रे नॉन लिविंग हो गया, सर लिविंग में नॉन लिविंग कैसे होगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप बस इंफॉर्मेशन गैदर करें ना, आपसे क्या पूछा जाएगा उसका जवाब देने के लायक आप होने चाहिए। ठीक, धीरे धीरे हम लोग अपना इंफॉर्मेशन बढ़ाएंगे, नो प्रॉब्लम। और आगे बढ़ते हैं। नॉन लिविंग है, फुल्ली परमिएबल है। देखिए, सेलेक्टिव परमिएबल कहते हैं तो चुन चुन के आर पार करता है, ये फुल्ली परमिएबल मतलब इसको मतलब नहीं है कौन अंदर जा रहा है, बस वो प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में खड़ा है, जिसको जाना है जाए, जिसको आना है आए। जाने आने का काम तो सेल वॉल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन पड़ा हुआ है वो देख लेगा। अरे ये लिविंग ही नहीं है तो क्या समझेगा, जो लिविंग होगा वो ना समझेगा। सेल मेम्ब्रेन है ही, कोई दिक्कत नहीं। यह तो एक्सटर्नल सपोर्ट है। सेल मेम्ब्रेन तो सेल का सपोर्ट कर ही रहा है, ऊपर से एक और कवर लगा दिए हैं तो और स्ट्रांग। सोचो साइकिल सिर्फ टायर निकाल दो, ट्यूब पे चलाने में तकलीफ नहीं होगा, ट्यूब भी है ना, प्रोटेक्ट तो कर ही रहा है, एक स्ट्रक्चर तो दिया ही हुआ है, टायर लग जाने से और स्ट्रांग हो जाता है, नो प्रॉब्लम। आसान बात। ठीक, ये इसको मिलाकर आप एक सेंटेंस बना लीजिएगा, सब मिलाकर सारे इन्फॉर्मेशंस मिलाकर ये जो भी इन्फॉर्मेशन लिखा गया है वो सवाल के रूप में आते हैं, नो प्रॉब्लम। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लें कि सेल वॉल जो होता है प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है, ये याद रखिए, बाकी बहुतों में होता है। ठीक, तो प्लांट में बात करें, सेल वॉल जो होता है वो मेड अप बाय सेलुलोज, लोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सेलुलोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को आप पॉलीसैकेराइड्स भी कह सकते हैं। सैकेराइड मतलब चीनी होता है, तो ये आपके लिए सेंस रहेगा। सैकेराइड्स मतलब समझ लिए कुछ चीनी टाइप का बात है, कुछ कार्बोहाइड्रेट, चावल में कार्बोहाइड्रेट, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है ग्लूकोज से, ऐसा कुछ होता है। तो कई नाम, मिठाई में सिर्फ एक टाइप का मिठाई थोड़ी होता है, कई नाम होते हैं मिठाइयों के, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट के कई नाम है, उसमें से एक सेलुलोज है। तो आपके लिए जानकारी ये हुआ कि सेलुलोज हमारे प्लांट में, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। अगर इंफॉर्मेशन दे सेलुलोज के बारे में तो मोस्ट abundant substance on earth, अर्थ पे मिलने वाला सबसे ज़्यादा कोई सबस्टांस मिलता है तो वो सेलुलोज है। जहाँ हर जगह प्लांट पड़ा हुआ है तो हर जगह उसके सेल वॉल में सेलुलोज पड़ा रहेगा। और फैक्ट बताया जाए सेलुलोज के बारे में, cannot digested by human and other animals। हम ह्यूमन पे बात कर लेते हैं कि सभी हम लोग जब खाते हैं, कोई भी प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे तो उसके सेल वॉल भी बॉडी में जाएगा। हमारा बॉडी पचाता है, डाइजेस्ट करता है, तो सब नहीं पचा, सब पच जाएगा लेकिन सेलुलोज नहीं पचेगा। सेलुलोज को पचाने का एंजाइम हम लोगों के पास है ही नहीं। ठीक, तो कहिएगा सर तो खाते क्या हैं, और अदर वर्क हैं। आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि सेलुलोज काफ़ी स्ट्रांग है, हमारा बॉडी उसे पचा नहीं पाएगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है तो भी नहीं पचता है। ठीक, इसके अलावा सेलुलोज का अदर रोल है अपने अपने हिसाब से, नो प्रॉब्लम। तो फैक्ट्स के बारे में आपको पता चला कि सेल वॉल प्लांट मेड अप बाय सेलुलोज, सेलुलोज इज ऑल्सो आप कह सकते हैं क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है। मोस्ट अबंडेंट लिखे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, आप थोड़ा मिला लीजिएगा। अबंडेंट मतलब ज़्यादा, अधिक से अधिक। मोस्ट अबंडेंट सबस्टेंस ऑन अर्थ कैन नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा हम बात करें फंगस, मतलब फंगस ना एनिमल है ना प्लांट है, इसके अलावा तीसरा टाइप का लाइफ है। ठीक, इसका जो बना होता है मेड अप बाय काइटिन, चिटीन, आप जो पढ़ लें। ठीक, ये भी काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स है।
तो एक सवाल हो जाएगा ना कि सेल वॉल में डिफरेंस फंगस और प्लांट में। तो हाँ, फंगस का सेल वॉल बना है किससे? काइटिन से, और प्लांट का बना है सेलुलोज से। और आप शायद बैक्टीरिया के बारे में पढ़ ही लिए थे। बैक्टीरिया भी ना एनिमल है, ना प्लांट है, ना फंगस है। ठीक, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है कि इसका जो पढ़ाया था ना, प्रोकैरियोटिक का सेल बनाया गया था, तो सेल वॉल में बताया गया था कि वो पेप्टिडो ग्लाइकॉन नाम के, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है, अलग अलग नाम है, या म्यूरिन भी कहा जाता है। म्यूरिन का स्पेलिंग म्यूरिन, आप म्यूरिन कह लें या कह लें पेप्टिडो ग्लाइकॉन, नो प्रॉब्लम, आसान बात बोले हैं। ठीक, तो ये याद करने वाली बातें हो गई बस। तो ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए कि प्लांट का जो है किससे बना है, फंगस का जो है किससे बना है, बैक्टीरिया का जो है वो किससे बना है। पॉज करके सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, आप फटाफट फटाफट लिखते चले जाइएगा, नो प्रॉब्लम। लास्ट बात कर लें, आप समझ चुके हैं सेल वॉल किससे बना है, स्ट्रक्चर की बात हो गई, फंक्शंस की भी बात हो गई कि प्रोटेक्शंस वगैरह करता है। ठीक, बस ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। अब हम थोड़ा बात करें, ये सेल है, जब बनता है प्लांट में सेल वॉल, 2 सेल हैं। ठीक, तो इसके ऊपर सेल वॉल बनना शुरू होता है, इसके ऊपर सेल वॉल बनना शुरू होता है। जब शुरू में सेल वॉल बनता है तो उसे आप प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। ठीक, थोड़ा और मैच्योर होता है तो सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, समझ रहे हैं। शुरू में नया नया बना है तो प्राइमरी सेल वॉल, फिर थोड़ा और मैच्योर हो जाएगा तो सेकेंडरी सेल वॉल, और मैच्योर हो जाएगा तो टर्सरी सेल वॉल, ऐसे करके वर्ड बन जाते हैं। ठीक, हम 2 मतलब समझिए 2 रूम बन रहा है, 2 घर बन रहा था, 2 रूम बन रहा था। इधर वाले ने अपना दीवार खड़ा कर लिया, इधर वाला अपने दीवार खड़ा, सेल वॉल खड़ा कर लिया। वॉल खड़ा होता है, पहले ईटा सीमेंट बालू से खड़ा हो गया, फिर आप उस पर प्लास्टरा वगैरह कर लेते हैं, तो आप उसे और मैच्योर कर रहे हैं, यही काम ये कर रहे हैं। अब 2 अगल बगल थे, अपना अपना वॉल बनाना शुरू कर दिए, तो बीच में कुछ रह जाता है, बीच में कुछ ना कुछ रह जाएगा जो इन दोनों को जोड़ने का काम कर देगा। ठीक, माइक्रोस्कोप लगा कर देखेंगे तो बीच में एक लेयर के रूप में दिखाई देता है, तो इस बीच वाले का भी नाम हो गया कि ये बीच वाले में क्या है, तो ये बीच में है तो मिडिल। ठीक, मिडिल अच्छा वर्ड बायोलॉजी के लिए, लैमिला, मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला क्या है, तो 2 सेल वॉल के बीच का मटेरियल को कहते हैं मिडिल लैमिला। ठीक, नाम में भी है मिडिल, बीच में, ले मिला, मिला देने वाला बात हो गया, आसान भाषा है, याद कर सकते हैं। तो मिडिल ले मिला, दोनों को ले मिला दिए, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक घर हो गया, एक रूम हो गया, यह एक रूम हो गया, दोनों आपस में सट के पड़े हुए हैं, ऐसे कई सारे सेल हैं। अब इस रूम वाले को उधर के जो रूम से उधर के जो रूम है उससे बात करना हो तो बीच में अगर एक मौका बना दिया जाए, होता है घरों में छोटा छोटा मौका होल होता है जिसके थ्रू थोड़ा दिखाई दे जाएगा, कुछ आर पार भी हो सकता है, चीनी वगैरह कप वगैरह आर पार कर सकते हैं। मतलब अगर पड़ोसी के साथ, अगर बगल वाले रूम के साथ थोड़ा कम्युनिकेशंस बैठा के रखना है तो बीच में एक मौका लगा के छोड़ सकते हैं। तो हम लोग इसमें एक मौका लगा दिया जाए, देखिए ध्यान से, आप चाहे तो ऐसे कर देंगे तो ये मौका बन गया ना, मौका समझ रहे ना, अपने यहाँ का भाषा है भाई। ठीक, ये एक होल बन गया, यानी इधर का जो कुछ भी है इसके थ्रू बड़े आराम से पास होकर दूसरे के घर में जा सकता है। तो ये एक तरह का कनेक्शन हो गया। ठीक, 2 सेल के बीच कनेक्शन हो गया। बायोलॉजी में एक वर्ड सीखिए, इंटर जब बोलेंगे ना तो इसका मतलब होता है 2। अगर कहें इंटर सेलुलर तो यानी 2 सेल के बीच कम्युनिकेशन मतलब जैसे हम और आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये 2 सेल आपस में छेद के थ्रू, उस मौका के थ्रू, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। हम डायग्राम की सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ एक बना रहे हैं। ठीक, तो इंटर
सेलुलर कम्युनिकेशंस का पहला बात तो मीनिंग ले लो कि क्या है। दो सेल के बीच के कम्युनिकेशंस को इंटरसेलुलर कम्युनिकेशंस कहते हैं। इसके लिए ये जो बनाया गया है ना, इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये सब बायोलॉजिकल वर्ड हैं, ठीक। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, तो इंटरसेलुलर कनेक्शंस की बात है। अगर हम वर्ड इंटरा कर लेंगे, इंटरा, तो वो एक सेल के बारे में बात होगा, ठीक, ध्यान रहेगा। इंटर कह लें तो दो सेल के बारे में बात होगी, ध्यान रखिएगा। तो दो तीन वर्ड आपको फिर दिखाई दे रहे हैं। मिडिल लैमेला दिखाई दे रहा है आपको, प्लाज्मोडेस्माटा दिखाई दे रहा है आपको। सेल का वॉल बनेगा तो पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी वगैरह वगैरह। आसान भाषा में हमारा सेल वॉल यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत सारी बातें करने को हो सकती है जब बड़े क्लास में जाएंगे, तो हमें तो बहुत आराम से हल्का सिलेबस के अनुसार जानते चलना है और सवालों का जवाब देते जाना है। बहुत है, होपफुली हम फटाफट वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक। एक दिन में बच्चे देख भी रहे हैं, अच्छी बात है। हम फिर याद दिला देते हैं कि वह जो सवाल हम आपको दिए हैं उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा। बहुत आसान है, कुछ लिखना तो है नहीं। आप कह दीजिएगा फ्रॉम ए टू बी या फ्रॉम बी टू ए, ताकि हमें लगे तो सही कि सिर्फ क्लिक करके देख रहा है सब। सिर्फ ऐसा हमको लग रहा है क्या कि 200-300 बच्चा देख ले रहा है क्लास 9th का, 700-800-900 बच्चा देख ले रहा है क्लास 10th का। हम ही कन्फ्यूज चल रहे हैं कि इतना बच्चा है सब क्या हमारा। फिर भी है तो सिर्फ क्लिक करके 2 मिनट देख के चला जा रहा है। सिर्फ हमारे दर्शन मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ऐसा भी होता है। फिर भी पूरा पढ़ेंगे, लास्ट तक जाएंगे, तब बात समझ में आएगी। तो ठीक, तो हमें आपके कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो डालने के पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगर आज आप देखते हैं तो आज ही आप अपना कमेंट में आंसर दे दें। बहुत ज़्यादा होगा तो कल तक, ठीक। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि फटाफट वीडियो दे दिया जाए आपको। नो प्रॉब्लम। चैप्टर समाप्त करेंगे तो टेस्ट वगैरह भी लेंगे, और टेस्ट के रिस्पांस से ही हम समझेंगे कि आपका ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू चलना है कि नहीं चलना है। मेरा प्लानिंग है कि हम क्लासेस को लाइव लेके चलें। यूट्यूब पे लाइव होने के लिए थोड़ा सा और सब्सक्राइबर बढ़ाना पड़ेगा, तो अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा घुमाइए। लाइव होने से थोड़ा बेनिफिट भी होगा, लाइव करके देखने का प्रयास किया जाएगा। नो प्रॉब्लम। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको उतारेंगे, डेफिनेशन वगैरह सब बनाएंगे। कोई मतलब नहीं है कि आप सर आज वीडियो देख रहे हैं तो कैसे बना देंगे इसका डेफिनेशन। अरे अभी क्या समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है? आपका दिमाग कहता है हाँ समझ में आता है, तो लिखो ना, तो लिख के बनाओ ना। तो क्योंकि किसी भी एग्जाम में तुम ऐसे बना के छोड़ दोगे तो तुमको नंबर मिलने वाला नहीं है। आपको सेंटेंस में ढालकर बताना पड़ेगा। तो सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो दी बेस्ट। क्लास 9th में आ गए हो, सेंटेंस बनाने भी नहीं आता है तो बैठे रहो बस। कब खुलेगा, जब खुलेगा तब खुलेगा, और सब हो जाएगा आपका, ठीक। तो बहुत है, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ये वीडियो बनाने का पूरा कोशिश किया, हो गया, बन गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जाइए घर। थैंक यू।